हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। और आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जानने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरा विश्व जानता है। उनका नाम है पीवी शैले, जिनको हम पर्सी बिस शैले भी कहते हैं। और पीवी शैले की सबसे शानदार पोइम, हाँ, ओzymandias के बाद जो सबसे बढ़िया पोइम है जिसके लिए ये वर्ल्ड फेमस है, वो उसका नाम है ऑट टू द वेस्ट विंड, जो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है। और हालांकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं या हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एग्ज़ाम में इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेवेंट टू द टेक्स्ट होते हैं। पॉइंट से रिलेटेड बहुत कम होता है। लेकिन लेट्स डिस्कस, चलो हम डिस्कस करते हैं अ लिटिल बिट अबाउट द पॉइंट। चलो हम पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं। पॉइंट का नाम है पीवी शैले और जिनकी पोइम है ऑट टू द वेस्ट विंड। ऑट टू द वेस्ट विंड मतलब पश्चिमी हवा के लिए एक गायन है, ये गीत है, एक सॉन्ग है। ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें पश्चिमी हवा जो होती है, पछुआ हवा कहते हैं इसको, कई गाँव में अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो ये पश्चिमी हवा के लिए एक गीत गाता है जिसमें उसकी प्रशंसा करता है, उसके गुणों को बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, उसकी पावर को बताता है। दरअसल पॉइंट के ऊपर, कवि के ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव है जिसकी वजह से पोइम लिखनी पड़ी इसको, इसका बैकग्राउंड क्या रहा। देखो, ये पोइम काफ़ी बड़ी है, ये 5 सेक्शंस में बटी हुई है। हम कहते हैं 70 लाइन्स की पोइम है। जैसे अगर हम द वेस्ट लैंड को पढ़ने लगेंगे तो वेस्ट लैंड को पढ़ने के लिए हमें पार्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा और पार्ट को भी बहुत टाइम देना पड़ेगा, एक पार्ट को। तो ये जो ऑट टू द वेस्ट विंड है, ये एक काफ़ी बड़ी पोइम है और ये कम्प्लीटली टर्जरिमा फॉर्म में है। टर्जरिमा फॉर्म जानते ही हैं आप कि जो डांटे ने एलिगरी लिखी थी, डांटे एलिगरी ने जो एक डिवाइन कॉमेडी लिखी थी ना, और डिवाइन कॉमेडी पर आधारित है ये। चलो अब बाकी की चर्चा हम स्लाइड्स के अंदर ही करते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। देखो, हमने इस वीडियो को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग आज जो है पॉइंट का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा पोइम के बारे में जानेंगे। फिर अगला जो पार्ट रहेगा पार्ट 2, इसके अंदर पूरा पोइम का कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट उसका मीनिंग और प्रॉपरली उसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, टेक्निकल फॉर्मेशन है उसकी, उस सारी चीज़ों की अपन एक बार पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद लास्ट जो क्लास होगी तीसरी, उसके अंदर हम इससे रिलेवेंट आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और नए इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें हमारे इतने हैंडसम पॉइंट हैं पीवी शैले, और इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो अगस्त 4 यानी कि 4 अगस्त 1792 में हुआ था। जॉन कीट्स के अजीज दोस्त, लेकिन इनका जन्म जॉन कीट्स से पहले हुआ था। जॉन कीट्स का 1795 में हुआ था। अपन एक काम भी करेंगे, अपन अभी अब पूरी पॉइम्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक तरफ अब पॉइम के नाम, एक तरफ पॉइंट के नाम, उनकी बर्थ, इनका डेथ, और इसके अलावा एक टेबल बनाएंगे। फिर पॉइम का नाम, पॉइम का पब्लिकेशन, पॉइम का रिटन कब हुआ और कौन से सोर्स में ये लिखी गई, एक टेबल इसका बनाएंगे। एक कुछ मेन चीज़ें जो अगर पूछ ले तो एक बार में आप देख करके आप सरफेसली उसको याद कर सकें, और सरफेसली याद करने की वजह से अपन ऐसा करेंगे। 1792 में 1792 में इनका जन्म हुआ 8 जुलाई, और 1822 में इनकी डेथ हो गई। लगभग 30 सालों का इनका जीवन रहा, और इनकी अपन एज कह सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। बहुत ब्रीफ हम जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि बहुत जानने से कोई फ़ायदा नहीं है और हमारे यहाँ एग्ज़ाम में इतना आएगा भी नहीं। अब देखना यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन का क्या रहा। ऑक्यूपेशन प्रॉपरली ये पोइट रहे, फिर एसेइस्ट भी रहे, नॉवेलिस्ट भी रहे। पोइट, एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट, और ये थोड़े से पॉलिटिकल थॉट्स वाले पॉलिटिकल थिंकर भी रहे। और इसी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, राजनीतिक बेचैनी की वजह से ही इन्होंने ये पोइम लिखी ऑट टू द वेस्ट विंड। लिटरेरी मूवमेंट इनका कौन सा रहा, रोमांटिक पीरियड के रहे, रोमांटिक टाइम के रहे। तो इनका जो टाइम रहा वो रोमांटिक रहा, रोमांटिक पीरियड के रहे। और चूंकि ये रोमांटिक पीरियड के रहे तो इन्होंने अपनी पोइम में नेचर के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। डिस्क्रिप्शन काफ़ी बढ़िया और प्यारा डिस्क्रिप्शन है नेचर का।
चलो इनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। इनके फादर का नाम था सर टिमोथी शैले, ये सेकंड बैरॉड थे। इनकी जो मदर थी वो ये भी खुद राइटर थे, एलिजाबेथ पिलफोर्ड, ठीक है ना, ये इनकी मदर थी। इनकी जो पहली वाइफ थी वो थी हैरियट बेस्टब्रुक शैले। अब इनके साथ इनके संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रहे, तो इन्होंने भाग भूग करके गॉडविन से शादी की, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट क्या गॉडविन। अब इनसे शादी की तो ये बेचारी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई, तो ये पानी में कूद करके इसने जान दे दी। अब इतना सा इनके बारे में जानने की जरूरत थी, ज़्यादा नहीं थी। और टू द वेस्टविंड के बारे में बोले तो और टू द वेस्टविंड लिखी कब गई थी, तो और टू द वेस्टविंड लिखी गई थी 1819 में, बिल्कुल उसकी तरह जो अपन ने पॉइंट पढ़ी थी कौन सी, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, वो भी 1819 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी वो भी 1820 में। उसको पब्लिश कराने वाले अलग लोग थे और यहाँ पर शैले ने करवाया। और किस में किया, इनका एक पूरा की पूरा कलेक्शन था प्रोमेथियस अनबाउंड, जिसका इमेज बगल में दिया हुआ है। ये प्रोमेथियस अनबाउंड के अंदर ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। इसको पूरा नाम है ये प्रोमेथियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा, ये इन 4 एक्ट्स, ये 4 एक्ट्स में, मतलब जो इसके बाद अदर पॉइम्स ही हैं। और ये जो थोड़े से ड्रामेटिस्ट भी थे ये अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, तो ये ड्रामेटिस्ट भी है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ड्रामेटिस्ट थे ये, ठीक है ना। पॉलिटिकल थिंकर थे। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, अब हम लोगों ने और टू द वेस्टविंड के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जाना कि पीवी शैले ने इनको लिखा प्रोमेथियस अनबाउंड। और यहाँ प्रोमेथियस अनबाउंड का पूरा नाम है प्रोमेथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट्स, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा, देखो प्रॉपरली इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रहा, लिटरेरी भी रहा, पर्सनल भी रहा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि और टू द वेस्टविंड लिखी क्यों गई, इसके पीछे एक कारण था इतिहास। इतिहास में 2 घटनाएं मेन रही, एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इनके ऊपर बना, ठीक है ना, जो 1789 में हुआ था। उसका प्रॉपरली इफेक्ट जो देखने मिला, पॉलिटिकल अपहीवल्स जो आए थे वहाँ पर उथल पुथल हुई थी, उसका इफेक्ट शैले के माइंड पर देखने को मिला था। और उसके बाद पीटरलू मैसेकर, ये दोनों इंग्लैंड में, मतलब ये पीटरलू मैसेकर जो है इंग्लैंड में हुआ था। वहाँ पर लगभग जो 500-600 लोगों के लगभग जो वहाँ पर थे, उन लोगों को घायल इंजरी हुई थी और लगभग 10-11 लोग मर भी गए थे। एक अचानक से फूड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब फूड प्राइस ज़्यादा बढ़ने पर मजदूरों ने जो इंडस्ट्रियल एक प्रकार का एक पीसफुल वहाँ पर एक स्ट्राइक हो रही थी और उस पर वहाँ पर थोड़ा सा गोलीबारी हुई, थोड़ी लाठीचार्ज हुआ और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ा किसके ऊपर, पीवी शैले के ऊपर, उसको उसने लिखा है कि जो वेस्टविंड के लिए बोल रहा है कि वेस्टविंड आप प्रिजर्वर हो, डिस्ट्रॉयर हो, और जिस तरीके से मतलब क्या है कि आप बदल जाती हो, मतलब आप जाती हो तो तबाही मचाती हुई जाती हो, और जब आती हो ईस्ट विंड के रूप में तो आप वहाँ पर सब लोगों के अंदर न्यू थॉट्स या नई चीज़ें जो प्रकृति में एक नया संचार लेकर के आती हो। तो ऐसे ही अब हमारे थॉट्स, मेरे थॉट्स में मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, तो अब वो थॉट्स कैसे भी करके बदले और मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। दूसरी जो बात है पर्सनल लाइफ की बात है, इनका जो सन था विलियम, वो एक्सपायर हो गया था। अब विलियम के एक्सपायर होने पर भी इनको बहुत ज़्यादा दुख था और वो उस दुख से दूर होना चाहते थे, वो उस दुख को हटाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने इस पोएम को लिखा। तो ऐसे कई सारे कारण हैं, तो चलो हम जानते हैं। सबसे पहला जो कारण रहा, बैकग्राउंड रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो रहा कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित रहे और वो प्रॉपरली भर गए थे, आच्छादित हो गए थे, भर गए थे किससे, लिबर्टी की, उनको लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी की, समानता का भाव हो, फ्रेटर्निटी और भाईचारे का भाव हो। वो ये चाहते थे कि सभी लोगों के बीच में भाईचारे का भाव प्रॉपरली फैले। इंग्लैंड में हुआ पीटरलू मैसेकर या जो मैस्कर होता है उसका मतलब होता है नरसंहार। उनमें जो मजदूर जो लोग थे उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म किया जाए और जो एकदम अचानक से प्राइस बढ़ी उनको एक निर्धारित प्राइस पर लाया जाए। और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर देता है किसके अंदर, अपने पॉइंट जो आपके पीवी शैले हैं उनके अंदर। अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो वो पॉलिटिकल अनरेस्ट में तो थे ही, लेकिन वो इटली, आपको पता है कि पॉइंट जो और टू द वेस्टविंड लिखी गई वो फ्लोरेंस सिटी में लिखी गई, इटली की, और वो वहाँ की शांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और वहाँ पर एक रिवर थी, मेनली रिवर, उस जो नदी है वो दो अर्नो रिवर,
वो उसको बहुत ब्यूटीफुल रिवर मानते थे, बहुत शांत मानते थे, और इसी किसे बहुत प्रभावित होकर के, इन्फ्लुएंस्ड होकर के वहाँ की ब्यूटी, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी पर वो पोइम लिखना चाहते थे और वो अपनी बेचैनी को हटाना चाहते थे। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और हेल्थ भी उनकी काफ़ी ख़राब थी, तो वो अट्रैक्ट रहे नेचर के प्रति। और स्वास्थ्य जब खराब होता है इंसान का, तो वो प्रकृति के प्रति अपने आप पता नहीं कैसे प्रेम जाग ही जाता है इंसान के अंदर। ठीक है, आगे देखो। और अगला जो कारण रहा, उनके बेटे की डेथ रही, और मैंने उनके बेटे का नाम आपको बताया था, उनके बेटे का नाम था विलियम। क्या नाम था उनका? विलियम। तो विलियम की डेथ, थोड़ा सीन देख सकते हो आप यहाँ कि ये पीवी शैले हैं और विलियम की जो डेथ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, या उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इन्फेक्टेड है और इन्फ्लिक्टेड है। अब अगर अपन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में हम इस पोइम को पढ़ें तो ये एक ऑड है, ये एक गायन कविता है, इसके अंदर इन्वोकेशन है, आह्वान है, जो वेस्ट विंड के लिए किया गया है। प्रॉपरली ये पोइम, जैसे आपने ऑड पढ़े होंगे, या ऑड के बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, हॉरेशियन और पिंडारिक ऑड, इसके अंदर दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको। और ये जो प्रॉपरली डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है 5 कैंटोज के अंदर, 5 कैंटोज और 5 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है, 5 कैंटोज और 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और प्रत्येक जो कैंटो है उसके अंदर आप लोगों को कितनी कितनी लाइंस मिलेंगी? 14 लाइंस मिलेंगी। कितनी कितनी लाइन मिलेंगी भाई साहब? 14 लाइन जो है प्रत्येक कैंटो में आप लोगों को मिल जाएगी। और उसमें रन ऑन राइम स्कीम है। सर रन ऑन राइम स्कीम क्या होती है? आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि ये टर्जा रिमा फॉर्म में लिखा हुआ है, टर्जा रिमा फॉर्म में लिखा हुआ है। और टर्जा रिमा फॉर्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये टर्जा रिमा फॉर्म का जो रूप है जो शैले ने ली, अडॉप्ट किया, वो डेंटे थे, डेंटे एलिग्री इनका पूरा नाम है, डेंटे एलिग्री। GHIERI, एलिग्री। इन्होंने एक डिवाइन कॉमेडी नाम से लिखी थी, ये लिख रहा है द डिवाइन कॉमेडी। ये इनका बुक था और इस बुक में इनका ये पब्लिकेशन था। इसमें जितना भी फॉर्म था वो टर्जरेमा फॉर्म था। और टर्जरेमा फॉर्म में 3-3 लाइन के स्टैंजाज होते हैं, ऐसे 3-3 लाइन के स्टैंजाज होते हैं। तो टोटल यहाँ 14 लाइन्स है, प्रत्येक इसके अंदर 14 लाइन्स है। तो यहाँ पर 14 पंजो 70, यानी टोटल 70 लाइन्स है। अगर अपन लाइन्स में देखें तो टोटल 70 लाइन्स है, 14 गुणा 5, मतलब एक तरह से सोनेट फॉर्म को अडॉप्ट किया गया है। सोनेट के अंदर सोनेट फॉर्म है, जैसे सोनेट में क्या होता है, सोनेट के अंदर 14 पंक्तियां होती है, राइट। और अंतिम जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसके अंदर क्या होता है, शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर एक वो होता है आपका कपलेट। और ये जो आपकी पूरे की पूरे जो कैंटोज हैं वो सब शेक्सपियरियन सोनेट के कपलेट से एंड होते हैं। मतलब इनका राइम स्कीम कुछ इस तरह से होता है, सुनो। ये होता है ABA, ये राइम स्कीम इनका होता है। फिर ये टर्जरिमा और रन ऑन क्यों कहते हैं इसको, तो टर्जरिमा मतलब ये 3, इसके अंदर 4 टर्सेट्स बने हुए हैं, ऐसे 3-3 लाइन के 4 टर्सेट्स बने हुए हैं। तो 4 तिया 12, देखो 1 2 3, 1 2 3, और फिर एक और इधर ले लेता हूँ 1 2 3, राइट। अब देखो ABA, फिर दोबारा B से चालू हो जाएगा BCB, फिर C से चालू हो जाएगा CDC, और फिर D से चालू हो जाएगा DE और D, और फिर यहाँ पर चालू हो जाएगा E और फिर यहाँ E। तो ऐसे होगा ABA BCB CDC DCDED, ठीक, फिर EE। तो ये इस तरीके से ये रन ऑन है। रन ऑन मतलब जैसे पहली लाइन, जो दूसरी लाइन की राइम स्कीम है वो दूसरे स्टेंजा में पहली और तीसरी लाइन की राइम स्कीम है, और जो दूसरे स्टेंजा में दूसरी लाइन की राइम स्कीम है वो तीसरे स्टेंजा में तीसरी और पहली और तीसरी लाइन की राइम स्कीम है। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया। तो ये प्रॉपरली आपका जो यहाँ तक का सेट है, ये पहला टर्सेट, ये दूसरा टर्सेट, तीसरा और चौथा टर्सेट, ये 4 तो टर्सेट हो गए। और ये टर्सेट का जो फॉर्म है वो आपके इटालियन सोनेट की तरह है ना। इटालियन सोनेट, सॉरी क्या नाम है अपन का, कौन सा बोलते हैं, मिल्टॉनिक सोनेट, इटालियन सोनेट, कोई सा भी कह दो, पेट्रार्कन सोनेट कह दो, क्लासिकल सोनेट कह दो, तो उनमें से पार्ट है। और ये शेक्सपियरियन सोनेट का पार्ट एक तरह का। अगर इसकी राइम स्कीम देखें तो राइम स्कीम आपकी ऐसे सेट कर लो, इसकी ABA, फिर ये एक स्टेंजा की हो गई, फिर BCB ये दूसरे स्टेंजा की हो गई, फिर CDC फिर तीसरे स्टेंजा की हो गई, फिर DED फिर ये चौथे स्टेंजा की हो गई, और ये एक कपलेट हो गया EE, ये कपलेट है, राइट, ये कपलेट। अब रन ऑन राइम स्कीम है कि नहीं है, देखो रन ऑन है कि नहीं है, ये देखो
ठीक है ना, रन ऑन राइम स्कीम है ना, आगे बढ़ती जा रही है ना स्कीम। मीटर इसके अंदर प्रॉपरली आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आयम्बिक पेंटामीटर इसके अंदर यूज किया गया है। तो हम ये एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर दे चुके हैं, किसका, आपके पोइम के बारे में थोड़ा सा। तो हमने थोड़ा सा पॉइंट के बारे में जाना, हल्का सा पोइम के बारे में जाना। पोइम टोटल 5 सेक्शंस में बटी हुई है, 5 कैंटोज में बटी हुई है, और ये जो वेस्ट विंड को संबोधित करते हुए पूरी पोइम कंपोज की गई है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, और कल की क्लास के अंदर हम पूरी तरह से हम इस पोइम को अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जुड़िएगा, बड़ी अच्छी पोइम है, शानदार। थैंक यू।